हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है, उसमें हमने 2018 के तीनों सेट डिस्कस कर लिए हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2019 का सेट बी। ठीक है, और इससे पहले आपको 2019 का सेट ए भी देखना है, उसके बाद ही आप सेट बी पे आएंगे। तो उसकी वीडियोस भी अपलोड हो चुकी हैं। तो सबसे पहले ऊपर के जो 3-4 लेक्चर्स हो चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ के, तो उन लेक्चर्स को पहले आप देख लीजिए, उसके बाद फिर यहाँ से कंटिन्यू करिए। क्योंकि सेट बी और सेट सी में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि हम सिर्फ 10-10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से 18 सेम है जैसे सेट ए में है, बस उनकी नंबरिंग बस ऊपर नीचे हुए। तो आप पहले सेट ए देखेंगे 2019 का, उसके बाद फिर सेट बी और सेट सी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो थोड़ी सी रिपीटेड बात कर लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, इसको लाइक करो और सब लोगों तक पहुंचाओ, ताकि सबके एग्जामिनेशन बहुत अच्छे से हो सकें और अच्छी प्रिपरेशन हो सके आप लोगों की। चलो लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन MCQs का, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब इसमें एक छोटी सी समस्या ये है कि मुझे 2019 का जो पेपर मिला है वो मुझे सिर्फ इंग्लिश मीडियम में मिला है, इसलिए मैंने सिर्फ इंग्लिश मीडियम की ही यहाँ पे PPT बनाई है। हिंदी मीडियम वालों को मैं इसमें इसी में समझाऊंगा, तो आप इसको ध्यान से समझ के बनाएंगे। ठीक है, बाकी के ईयर के पेपर आपको दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, चूज़ एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, MCQs वाला क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें पांचों क्वेश्चन हमने आपके सामने यहीं पे रखे हैं, 1 बाय 1 हम यहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं फटाफट। तो चलो एक लाइक करो और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। ये क्वेश्चन इस तरह से है, इसको आप समझेंगे थोड़ा सा। जैसे ये एक सर्कल है, ये हालांकि 2018 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो वहाँ हमने इसको डिटेल से बताया है। ये एक सर्कल है और बाहर में एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है सपोज ए, ये एक सर्कल है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कितने टेंजेंट यानी सीधी रेखा जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली सीधी रेखा को टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कितने आप टेंजेंट खींच सकते हो, कितने टेंजेंट्स आप यहाँ से बना सकते हो। तो देखते हैं अपन कितने टेंजेंट्स बना सकते हैं। तो इस बाहर वाले पॉइंट से हमने यहाँ से एक लाइन खींची जो इस सर्कल को एक पॉइंट पर ऐसे टच करके गुजर जाती हो। सपोज इसने यहाँ पे टच किया। दूसरी लाइन हम यहाँ से बना लेते हैं जो इस सर्कल को सपोज यहाँ से टच करके ऐसे गुजर जाती है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। दो से ज़्यादा आप लाइन नहीं बना सकते जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करे। इससे ज़्यादा अगर आप लाइन बनाओगे तो देखो क्या होगा, ये तो ऐसे चला जाएगा। तो इसने सर्कल को यहाँ भी टच कर दिया और यहाँ पास भी टच कर दिया, 2 पॉइंट पर। इसने भी सर्कल को 2 पॉइंट पर टच किया, एक यहाँ और एक यहाँ। तो 2 जगह अगर छू देता है, 3 जगह छू देता है, तो उसको अपन टेंजेंट नहीं बोलेंगे ना। टेंजेंट की गिनती सिर्फ कौन सी होगी, जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, सिर्फ 2 बाहर के पॉइंट से। इसलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 2 एंड ओनली 2। हिंदी में भी आप समझ सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मुझे हिंदी का पेपर नहीं मिला है, इसलिए मैंने इस तरह की PPT यहाँ पे बनाई है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, देखो द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो किसी भी वर्ग समीकरण जो है, जैसे हिंदी में अपन बात करें ये वर्ग समीकरण है, तो इसके कितने मूल निकल के आते हैं, रूट्स यानी x का वैल्यू, x का आंसर। तो जितना मैक्सिमम पावर होता है उतनी ही x की वैल्यू आती है। तो हमसे इन्होंने ये पूछा है कि यहाँ पे जो मूल्स हैं, जो इसके आंसर हैं रूट्स, उसका प्रोडक्ट कितना होगा। तो इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है डायरेक्ट। देखो एक तो होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ रूट यानी 2 रूट जो हम इमेजिन करते हैं, एक रूट अल्फ़ा और एक रूट बीटा। जब दोनों रूट को जोड़ते हैं तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है -b/a के बराबर। अभी मैं आपको बताता हूँ ABCD क्या है। ठीक, उसके बाद अगर हमसे पूछा जाता है प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा करना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये किसके बराबर होता है, यानी ये जो 2 रूट हम लोग इमेजिन करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन c/a के बराबर होता है। ठीक, ये डायरेक्ट फार्मूला है। अब ये ABCD क्या चीज़ है, इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे यहाँ देखो ऊपर में ax² + bx + c = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला है। और ये जो हमको फार्मूला दिया गया है या इक्वेशन दिया गया है, समीकरण, ये क्वेश्चन का समीकरण है।
इस समीकरण को हमारे स्टैंडर्ड समीकरण से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब हम कंपेयर करते हैं तो एक्स स्क्वायर के सामने जो नंबर होता है वो ए हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ए फॉर एप्पल की वैल्यू क्या दिख रही है हमको 2, जो एक्स के सामने होता है, ये एक्स दिख रहा है आपको ना, एक्स के सामने जो होता है उसको अपन बी बोलते हैं। तो यहाँ पर दिए हुए समीकरण में एक्स के सामने कौन है, पूरे साइन के साथ ये -4, क्योंकि हमारे मेन फार्मूले में प्लस आता है, तो पूरे साइन के साथ इस नंबर को आप रखिए। तो ये बी हो गया, बी की वैल्यू कितनी हो गई -4। इसी तरह से सी की वैल्यू, ये सी की जगह पर है, यही तो प्योर नंबर है बिना एक्स वाला, तो सी की वैल्यू 3 हो गई। तो ए बी सी डी की वैल्यू दिख रही है। अब हमको प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, डायरेक्ट हमको c/a कर देना है। सी कितना दिख रहा है हमको 3, ए कितना दिख रहा है 2, बस यही हो गया हमारा अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट, रूट का प्रोडक्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ये सी वाला 3/2। अगला क्वेश्चन लेते हैं, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 विल बी। हालांकि इसमें आप देखेंगे अपनी परीक्षा बोध वगैरह में तो ये क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा गलत दिया हुआ है ना, मुझे पर्सनली गलत लगता है, क्योंकि देखो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि दिए हुए पॉलिनोमियल का ज़ीरो कौन होगा। ज़ीरो का मतलब ये वाला ज़ीरो नहीं होता ना, ये ज़ीरो का मतलब ये होता है कि ऐसी कौन सी x की वैल्यू है, नीचे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं हमको, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है ऐसी कौन सी x की वैल्यू है जिसको हम दिए हुए पॉलिनोमियल में रख दें अगर x की जगह, तो वो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, सॉल्व होके ये जीरो आ जाए। तो ये होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब। हालांकि इसमें जो आंसर दिए गए हैं आपके गाइड वगैरह और आपकी बुक में या आपके परीक्षा बोध वगैरह में, वो आंसर इस लिहाज पे दिए गए हैं कि जैसे देखो ये पॉलिनोमियल का मैक्सिमम पावर कितना है 2, तो इसके कै ठो जीरो निकल के आएंगे, 2 ठो जीरो। तो आंसर के तौर पर उन्होंने इसको चुना है सी वाले को कि इसके 2 ठो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकलेंगे। लेकिन यहाँ सवाल ये नहीं है कि कितने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकलेंगे, क्योंकि अगर ऐसा सवाल होता तो क्वेश्चन पूछता हाउ मेनी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल विल बी, इसके कितने जीरोस निकलेंगे, तब हम बोलते 2 ठो निकलेंगे क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल विल बी, यानी इस दिए हुए पॉलिनोमियल का, बहुपद का जीरो कौन होगा, क्या होगा, जीरो क्या होगा। तो जीरो तो वही होगा ना जिसको हम x की जगह रखें और वो उसको पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, इसको थोड़ा सा हम रब कर लेते हैं यहाँ पे, उम्मीद है ये चीज़ें तो आप समझ चुके होंगे। तो इसको हम यहाँ पे थोड़ा रब करके जगह बना लेते हैं और इसको समझते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखोगे तभी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी, नहीं तो फिर चीज़ें गड़बड़ होती हैं। ठीक है ना, इसको अपन रब करके आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखो हमको जो पॉलिनोमियल दिया है उसका नाम है px और ये पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। आपको क्या करना है, बारी बारी जो ऑप्शंस हमको दिए हैं, जैसे 1 दिया है, -2 दिया है, 2 दिया है, -1 दिया है, इसको रख के चेक करना है। तो मैं -1 रख के चेक करता हूँ, आप सबको रख के चेक करेंगे क्योंकि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पूछा है। यहाँ पे अगर मैं -1 रखता हूँ, -1 का स्क्वायर, यहाँ x की जगह -1, यहाँ 4, निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है इसलिए +1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 3 1 जा 3 और ये 4, 1 और 3 कितने हो गए, 4 -4 कितना आ गया, ये 0। इसका मतलब है x की जगह -1 रखने से ये पूरा पॉलिनोमियल कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। इसलिए इसका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कौन होगा, आंसर है x की वैल्यू क्या, -1 रखने से ये पॉलिनोमियल 0 हुआ ना, इसलिए x इज इक्वल टू -1 क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। समझ गए, बुक में या आपके गाइड में जो आंसर दिया वो गलत दिया हुआ है, इसका आंसर ये होगा -1। ठीक, हाँ, अगर क्वेश्चन होता हाउ मेनी जीरोस, यानी इसके कै ठो जीरो निकलेंगे, तब बेशक हम आंसर देते ये जो आपकी गाइड वगैरह में दिया है। तो थोड़ा सा इसको आप सुधार लेंगे, गाइड के भरोसे नहीं बैठेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द वैल्यू ऑफ tan 90 - 45। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये, त्रिकोणमिति का। 90 के सामने कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिखे वो पलट जाता है, तो tan किस में पलटता है, tan पलटता है, tan के सामने अगर 90 माइनस थीटा आया तो tan क्या हो जाता है, cot थीटा, और थीटा की जगह यहाँ क्या दिख रहा है, देखो 45, तो ये क्या बनेगा, cot 45 डिग्री, और cot 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है अगर आपको टेबल याद हो तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 5वां क्वेश्चन लेते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन MCQs का, द फॉर्मूला टू फाइंड द मैच्योरिटी अमाउंट इन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर आपको याद हो फॉर्मूला
तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ हमारे लेक्चर्स आप प्रीफर कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ये a इज़ इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। n क्या चीज़ होता है, यहाँ टाइम भी लिखते हैं लोग, टाइम भी लिख सकते हैं, n भी लिख सकते हैं, तो जो भी इससे मैच करता हो उसको आप करेक्ट कर सकते हो। n क्या चीज़ होता है, कितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया गया, कंपाउंड इंटरेस्ट कितनी बार लगाया गया, ठीक है, कितनी बार लगाया गया। जितनी बार कंपाउंड इंटरेस्ट लगाओगे एक साल में, यहाँ पे n या t की जगह वही वैल्यू आती, टाइम नहीं आता। तो बहर क्या, यहाँ पे n तो दिया नहीं है, तो हम टाइम से ही इसको पकड़ेंगे। तो देखो कौन सा फार्मूला करेक्ट दिख रहा है, ये पहले ही वाला, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस रेट अपॉन 100 का पावर टाइम। तो ये पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हमसे मैच द फॉलोइंग बोला गया है, जैसे सेट ए में भी दिया गया था, सेम फॉर्मेट 2019 के में फॉर्मेट में और 2018 के फॉर्मेट में यही अंतर है। 2018 में हमको फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया था, मैच नहीं दिया गया था, और ट्रू और फॉल्स दिए गए थे। यहाँ पर हमको देखो फिल इन द ब्लैंक्स नहीं दिया गया है, मैच द फॉलोइंग दिया गया है, और आगे आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स नहीं दिया गया है, और उसकी जगह पर आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दे दिया गया है, यानी आपको मैच करना है इस कॉलम को, ठीक। और फिल इन द ब्लैंक्स भी दिया है, तो ट्रू और फॉल्स 2018 में था, 2019 में नहीं है, और 2020 में फिर से ट्रू और फॉल्स आ जाएगा। तो अब जो 2021 में पेपर देने वाले हैं, तो उन बच्चों के लिए इसको थोड़ा सा आप क्लू समझ सकते हो। देखो 2018 में ट्रू फॉल्स था, 2019 में ट्रू फॉल्स नहीं है, 2020 में ट्रू फॉल्स था, तो 2021 में ट्रू फॉल्स ना हो, ऐसी उम्मीद हम लगा सकते हैं। तो मैच वाले क्वेश्चन आप जरूर बना के जाओगे 2021 के पेपर के लिए, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखो स्लोप ऑफ द लाइन, पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। स्लोप इसको हमको मैच करना है ना, इधर ऑप्शन भी हमको दिए हुए हैं ABCDE, और इधर 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो कौन किसका ऑप्शन होगा उसको हमको मैच करवाना है। तो चलो बारी बारी से हम डिस्कस करते हैं। इधर ले लेते हैं पहला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है देखो, द स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप कहते हैं ढलान को, प्रवणता को हिंदी में आप लोग बोलते हो। स्लोप ऑफ लाइन इन द स्ट्रेट लाइन 5x + 6y = 7 विल बी, इसका स्लोप क्या होगा। तो सबसे पहली चीज़ देखो, हम आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिखाते हैं। ये होता है y = mx + c। जब इस लैंग्वेज में कोई स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखी हो, उस समय देखो y का कोफिशिएंट कुछ नहीं होता, यहाँ 1 होता है, y के सामने 1 होना चाहिए, और बाकी सारी चीज़ें इक्वल के इस पार होना चाहिए, और उस समय x के सामने जो नंबर होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, स्लोप। तो हमको जो इक्वेशन दिया गया है, हम उस इक्वेशन को बिल्कुल इसी इक्वेशन के फॉर्मेट में सेट कर देंगे। तो देखो हमको क्या इक्वेशन दिया गया है, इसको हम नीचे यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ लिखता हूँ ना मैं। हमको इक्वेशन दिया गया है देखो 5x + 6y = 7। तो मैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन की तरह, स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह बनाने की कोशिश करूँगा। इधर y है तो हम इधर y बचाएंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो ये x वाली चीज़ इक्वल के उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, इधर ये पॉजिटिव उधर जाके निगेटिव हो जाएगी ये, और 7 तो उधर पॉजिटिव ही है। अब y का कोफिशिएंट देखो यहाँ 1 होना चाहिए, दिख रहा है मेन इक्वेशन में, तो यहाँ भी हम 1 बनाएंगे। 1 बनाने का तरीका क्या है, पूरे इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर दो, तो ये 6 और ये 6 कट जाएंगे, तो ये हो गया 6/6 कट के 1, इधर भी 6 से डिवाइड करेंगे आप, तो ये हो गया -5/6, और इसको भी 6 से डिवाइड करोगे, ये बन गया। अब ये बिल्कुल हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह सेट हो गया है, y का कोफिशिएंट 1 हो गया है, बाकी सारी चीज़ें इक्वल की इस तरफ आ गई हैं। इस सिचुएशन में x का जो कोफिशिएंट होगा वही क्या माना जाएगा, स्लोप। इसलिए स्लोप = कितना हो गया, -5/6। कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट दिख रहा है, तो पहले वाले का कौन सा ऑप्शन हुआ, ये लास्ट वाला E वाला दिख रहा है, ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। समझ गए बात, मैं इसे लिखते जा रहा हूँ, आप मैच कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज, यहाँ पे क्वेश्चन होना चाहिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। हाँ, ये यहाँ पे जहाँ मैं निशान लगा रहा हूँ ना, ये यहाँ पे सपोज ऐसे इमेजिन करो, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जगह है। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज क्या, टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स, हालांकि 2021 के लिए ये टॉपिक कट गया है। तो अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर हो जाएं,
ऐसे में छोटे से 2 ट्राइंगल बना दे रहा हूँ, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं। तो अगर हम दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो लें, जैसे ये ट्राइंगल नंबर 1 है, ये ट्राइंगल नंबर 2 है, तो हम क्या करें, एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल नंबर 2। अगर हम दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो लेने का मतलब है उसको डिवाइड करें, तो ये किसके बराबर होता है, तो आंसर इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं ना, उनके रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको समझने के लिए, चूंकि ये टॉपिक कट गया है, मैं आपको उदाहरण से समझा रहा हूँ। मैंने एक ट्राइंगल का नाम ABC रख दिया, दूसरे ट्राइंगल का नाम PQR रख दिया। तो देखो AB का करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सा होगा, ये PQ होगा। BC का करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, ये QR। AC का करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा, ये PR होगा। तो यहाँ पे हमको क्या लेना है, अगर मैं साइड AB लेता हूँ, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं और हम दोनों के एरिया का रेशियो ले रहे हैं, तो ये किसके बराबर होता है, देखो ये बराबर होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स लिए, AB का करस्पॉन्डिंग भाई कौन होगा, PQ। इसी तरह से BC का करस्पॉन्डिंग भाई कौन होगा, QR। इसी तरह से AC का करस्पॉन्डिंग भाई कौन होगा, PR। तो ये एरिया का जब आप लोग रेशियो लेते हो, दो सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो लेते हैं, तो ये इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। ये स्क्वायर साइड्स के रेशियो के बराबर नहीं होता, बल्कि इनके स्क्वायर के बराबर होता है, ये आपस में बराबर होता है। ये चाहें तो आप चैप्टर नंबर 11, मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ, चैप्टर नंबर 11 जो है हमारा सिमिलैरिटीज इन ज्योमेट्रिकल शेप, उसमें जा कर के आप ये देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा कहीं एग्जाम्पल में। तो ये सारी चीज़ें, इसका प्रूफ भी दिया है, ये देख सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे ना थोड़ा सा मिस्टेक दिया हुआ है। देखो सेकंड क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल, यानी 2 सिमिलर ट्राइंगल के एरिया का रेशियो किसके बराबर होता है, यहाँ आएगा हमारा इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे होगा इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर होता है ना, यहाँ देखो पावर लगता है, पावर 2 लगता है, तो ये स्क्वायर लिखना वो भूल गए हैं। द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये होना चाहिए, ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा ऑप्शन, इक्वल, बराबर हिंदी में आ जाएगा। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, ये इक्वल वाला, डी नंबर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हो गया, समझ गए। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा, ये बीच में साइन लगा रहता है ना इक्वल, इसकी वजह से यहाँ इक्वल आएगा। लेकिन ये करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर नहीं होता, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। यहाँ हमेशा स्क्वायर आता है, आप बुक में देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, क्वेश्चन में मिस्टेक है। अगला लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, द एरिथमेटिक मीन ऑफ 16 एंड 8, 16 और 8 का एरिथमेटिक मीन निकालो। एरिथमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज निकालना, एवरेज। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखो एवरेज मीन, तो उसको शॉर्टकट में मैं AM लिख ले रहा हूँ, ये एवरेज ही है, ठीक है, एवरेज। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे बच्चे इसमें। एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, जितने नंबर दिए रहते हैं सबको जोड़े और जितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर दिए, यही तो है, समझ रहे हैं ना। जितने ऑब्जर्वेशन है सबको जोड़ दिए और जितने ठो ऑब्जर्वेशन है उतने से डिवाइड कर दिए। तो 16 और 8 जब आप लोग जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 24 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, ये कट के क्या मिल जाएगा आपको, 12। देखो कोई 12 वाला ऑप्शन दिख रहा है क्या, आंसर है हाँ, 12 वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ए वाला। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा, ए वाला। तो ये किसका आंसर हो गया, थर्ड वाले का, समझ गए ना। तो ऐसे आपको लिखना है। लिखने का तरीका ये है कि आप खाली लिखो कि क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन कौन सा होगा। जैसे मैंने यहाँ नीचे बना दिया है ना, आंसर कैसे लिखना है देखो ना। जैसे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, 1 का कौन सा था, ई वाला, ई, ऐसे लिखना आपको। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा डी वाला, ये ऑप्शन करेक्ट है, समझ रहे हैं। तो इसी तरह से आगे भी आप लोग लिखोगे। हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ स्पेस डायगोनल्स ऑफ द क्यूबॉइड इज। तो जितने बच्चों ने 2018 का पेपर देखा है उसमें हमने ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिटेल से बता रखा है। क्यूबॉइड के अंदर स्पेस डायगोनल कै ठो बनते हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए, मैं फटाफट बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं डायग्राम बना के नहीं बताऊँगा, मैं 2018 के तीनों सेट में ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। तीनों में पूछा है, 2 या 3 में पूछा है शायद। तो अगर आपने वो देख लिया तो आपसे ये बन जाएगा।
स्पेस डायगनल, आप जिस कमरे के अंदर बैठे हैं ना उसको आप क्यूबॉइड मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, आप सर उठा के देखिए, आपको कोना दिखेगा ऊपर, ठीक है, उस कोने को देखिए और जस्ट अपने पीछे, उसी कोने के जस्ट पीछे, जब आप पीछे घूमेंगे आपकी पीठ की तरफ, नीचे की तरफ वो कोना होगा। एक कोना आपको ऊपर का देखना है सामने, और आपके पीठ के पीछे के नीचे का कोना, उसको आप अंदर अंदर इमेजिन करिए कि आप एक लाइन से मिला रहे हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्पेस डायगनल, अंदर हवा में बनने वाला डायगनल, कमरे के अंदर हवा में बनने वाला डायगनल स्पेस डायगनल हो गया। तो ऐसी कैट डायगनल आप बना सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ये डिटेल से बता रखा है कि 4 डायगनल बनते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये बी वाला, ठीक, मैच कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, इफ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा विल बी। तो देखो इसको यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले तो ये देखो ना, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। tan थीटा की जगह क्या है, 60 डिग्री, रेगुलर एंगल है, इसलिए tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है 30 डिग्री। अब हमको ना tan 60 नहीं चाहिए, हमको tan स्क्वायर 60 डिग्री चाहिए। तो इसका भी स्क्वायर करेंगे आप। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब है √3 को √3 से ही मल्टीप्लाई करोगे तो रूट कैंसिल हो जाता है और ये सिर्फ बनता है 3। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये होगा सी वाला। तो उम्मीद है क्वेश्चन सारे आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ा सा हौच पौच हो गया स्क्रीन में, लेकिन आप विधिवत अगर देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो चीज़ें हम पहले डिस्कस करके आ रहे हैं, तो आपको सीरीज से लेक्चर्स देखने हैं ताकि सारी चीज़ें क्लियर होती चले। एक्स्ट्रा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे किसी रिपीटेड क्वेश्चन में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। तीसरा पार्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज। हिंदी मीडियम वाले भी नाराज नहीं होना भाई, देखो, क्योंकि हिंदी में मिल नहीं पाया है क्वेश्चन पेपर मुझे। रेशनल और इरेशनल नंबर के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं। रेशनल को आप लोग बोलते हो प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या, और इसको अप्रमेय संख्या। तो दोनों को कंबाइन कर दीजिए। रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो P/Q के फॉर्म में हो, ठीक है, और इरेशनल नंबर जो रूट में हो, ये तुम्हारा इरेशनल नंबर कहलाता है, और ये वाले फॉर्मेट रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ, ये एक रेशनल नंबर है। अब आप बोलोगे तो P/Q के फॉर्म में नहीं है, तो है भैया, अपॉन में 1 नहीं हो सकता क्या, अपॉन का 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो इसको आप ऐसे इमेजिन करो कि देखो, ये हमने 2 लिखा, ये रेशनल नंबर है, और इसी के साथ में हमने क्या लिख दिया, √3, और इन दोनों को कंबाइन कर दिया। ये नंबर कैसा नंबर बन गया। अब आपको इसको 2 अलग अलग नंबर की तरह नहीं देखना है, एक ही नंबर की तरह देखना है। तो याद रखिए, जब एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर मिलते हैं तो ऐसी संख्याओं को हम इरेशनल नंबर ही बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इसलिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा ऑप्शन आएगा, इरेशनल नंबर, जिसको हिंदी में आप लोग अप्रमेय संख्या बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 18 and 6 विल बी। ये क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करें, नीचे लिख लेते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आ गया। रेशियो और प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, उसका क्वेश्चन आ गया। तो आपसे ये तीसरा समानुपात पूछ रहा है, तीसरा टर्म कौन सा होगा, तीसरा पद कौन सा होगा। तो देखो ना, एक टर्म तो ये दे दिया है, दूसरा टर्म ये दे दिया है, तीसरा टर्म तो इसके बाद ही आएगा ना। वो थर्ड प्रोपोर्शन पूछ रहा है, तो तीसरा प्रोपोर्शन तो इन दोनों के बाद आएगा। तो चलो अपन मान लेते हैं तीसरा प्रोपोर्शन क्या होगा, x। जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो इसको आप ऐसे लिखते हो ना, मैं यहाँ पे आपको नीचे लिख के दिखाता हूँ। जब ऐसा हो जाता है तो आप इसको ऐसे लिखते हो, प्रोपोर्शन वाली चीज़ों को, 18:6:x। तो सपोज ये हमारा क्वेश्चन हो गया, तीसरे प्रोपोर्शन को मैंने x मान लिया है, इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। अब जब ऐसी प्रोपोर्शन की सिचुएशन आती है तो बीच वाले नंबर को आप 2 बार लिखते हो, प्रोपोर्शन का साइन भी तो लगाना है ना। तो बीच वाला मिडिल नंबर है, उसको 2 बार लिखेंगे ताकि ये प्रोपोर्शन का साइन आ जाए, और x, और उसके बाद कुछ नहीं करना है, आप लिखोगे इसको 18/6, प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल, और ये हो गया 6/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ये 6 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 18 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 18x, और ये हो गया 6 × 6। तो x इज इक्वल टू 6 × 6 डिवाइडेड बाय 18। 6 से 18 कटता है 3 टाइम, और 3 से ये कटता है 2 टाइम। तो x की वैल्यू कितनी मिल जाती है अपने को, 2। तो थर्ड प्रोपोर्शन हमारा कौन सा होगा, 2 होगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ज़्यादा डिटेल के लिए आप हमारा कंसेप्चुअल लेक्चर्स देखिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, इफ़ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज 0,5, किसी भी पॉइंट का एड्रेस है 0,5,
देन दिस पॉइंट विल एग्जिस्ट ऑन विच एक्सिस, कौन से एक्सिस में ये पॉइंट आएगा। तो हमने पहले ही बच्चों डिस्कस कर लिया है कि ब्रैकेट के अंदर सबसे पहली चीज़ x लिखते हैं, उसके बाद y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 0, y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 5, x 0 किस एक्सिस में होता है तो आप सब जानते हैं, पहले भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं y एक्सिस में, तो इसका आंसर y एक्सिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द टैक्स विच इज लीव्ड ऑन पर्सनस इनकम रिसीव्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेस इज कॉल्ड। एक आदमी 10 तरफ से पैसे कमाता है, 10 जगह से पैसे कमाता है, तो टोटल उसका हिसाब किताब बैंक में होता है, उसके खाते में कहीं से भी पैसा कमाए, कितने भी सोर्स ऑफ इनकम हो उसके, तो उसके टोटल सोर्स ऑफ इनकम पर जो टैक्स लगाया जाता है, टैक्स गवर्नमेंट की तरफ से, उसको क्या बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, उसको हम लोग इनकम टैक्स बोलते हैं, इनकम टैक्स। हिंदी में भी इसको इनकम टैक्स बोलते हैं और आयकर भी बोलते हैं, आयकर, आयकर। टैक्स को आयकर बोलते हैं, इनकम को अब आप लोग समझ लो क्या है ना, इनकम टैक्स बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय द डायमीटर ऑफ सर्कल एट ए पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस इज। ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है, सर्कल एंड टेंजेंट के चैप्टर का, चैप्टर नंबर 12 है ये। डायमीटर तो आप लोग सब जानते हो, हिंदी में अपन व्यास बोलते हैं, जो सेंटर ऑफ सर्कल से पास होती है। तो ये वाली लाइन जो है ए बी, ये क्या है, डायमीटर है। समझ गए बात। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि कोई डायमीटर, सर्कल का कोई डायमीटर सरकमफ्रेंस, यानी ये जो सर्कल की लाइन ऐसे गई है ना, इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो कोई भी डायमीटर ए बी सरकमफ्रेंस पर कितना एंगल बनाता है। तो एंगल बनाने के लिए हमको डायमीटर के दोनों एंड पे जाना है और कहीं पर भी एंगल बना दो। जैसे ये लाइन हमने खींचा और बी से हमने ये लाइन ऐसे यहाँ मिला दिया, तो ये वाला एंगल जब डायमीटर से बनता है, हमेशा याद रखना बच्चों, 90 डिग्री का होता है। तो डायमीटर जब भी एंगल बनाएगा सरकमफिरेंस पर, सर्कल के किसी टुकड़े पर, सर्कल पर बनाएगा, ऐसे समझो इसको, डायमीटर या व्यास सर्कल पर हमेशा कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, 90 डिग्री आंसर होगा। उम्मीद है समझ गए होगे। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, सेम रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। अभी हम ऊपर डिस्कस करके इसको आ रहे हैं ऑलरेडी, फिल इन द ब्लैंक्स में। यहाँ पर देखो दिखाता हूँ आपको मैं कहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आपको ये डिस्कस करके बताया, सेम फॉर्मेट, सेम चीज़ पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो चलो देखो इसको, इफ़ x + 3, हम इसको लिख लेते हैं, गिवन क्या चीज़ दिया है, देखो x + 3 ब्रैकेट में लिखा है, मतलब इस पूरी चीज़ को आप एक क्वांटिटी इमेजिन करेंगे। दूसरा नंबर है 27, प्रोपोर्शनल का साइन है, तीसरा नंबर है 1, चौथा नंबर है 3। हमने आपको बताया जब भी ऐसी सिचुएशन आए आपको क्या करना है, डायरेक्ट आप एक तो लगा सकते हो, एक्सट्रीम टर्म का मल्टीप्लिकेशन मिडिल टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, या ऐसा काम आप कर सकते हैं, इस रेशियो का ये जो बिंदु लगी होती है ना बच्चों, ये इस बिंदु को आप ऐसे डिवाइडेड बाय में भी लिख के दिखा सकते हो। समझ गए ये। अब प्रपोर्शन का साइन जो है उसका मतलब होता है इक्वल, और इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 1/3, 1:3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, यानी ये जो चीज़ है पूरी x + 3, इसके साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, 3, और 27 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ, बीच में इक्वल साइन लगा देंगे। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन हमको कराना है x + 3 के साथ, और 27 का मल्टीप्लिकेशन कराना है 1 के साथ, बीच में इक्वल साइन। अब ये पूरी चीज़ ब्रैकेट में है तो 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 3 × x 3x, और 3 3 जा 9, और 27 × 1 27 ही होता है। हम x की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, तो 9 को हम उधर भेजेंगे, एक तरफ x बचाएंगे, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ भेजेंगे। 27, 9 इधर प्लस में है, इधर आके माइनस हो गया। तो 3x = 27 में अगर मैं 9 घटा दूं तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। अब ये 3 देखो x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो अगर मैं इस 3 को इक्वल के उस तरफ भेजूं, तो 3 जो है वो डिवाइड में चला आएगा और इसको काट के ये 6 बना देगा। तो x की कितनी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, 6। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, पॉज करके इसको आप नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। मीडियन निकालना है और ये डाटा डिस्क्रीट डाटा है, रॉ मटेरियल है। हालांकि हमारी इस पर डिटेल लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप जाके इसको चैनल पर देख सकते हो। तो सबसे पहले गिवन डाटा हम लिख लेते हैं, 45, 41, 43, 38, 40, 42, 44। अब सबसे पहला काम आपका ये रहता है कि इसको अरेंज करना है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है बच्चों,
बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे पहले छोटा नंबर लिखना आपको, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इसको ऐसे सजा के पहले लिखना, उसके बाद फिर आप मीन और मीडियन का जवाब देंगे। कोई भी क्वेश्चन आए मीडियन या मोड के ऊपर है, सॉरी नॉट मीन, मीडियन या मोड के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको आप सबसे पहले अरेंज करके ही बनाओगे। अगर ये क्लास इंटरवल वाला क्वेश्चन नहीं है, सादा नंबर बस दिया है, ऐसे डब्बा वाला क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ नंबर वाला है, तो आप इसको अरेंज करके बनाओगे। चलो अरेंज करते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर खोजो, कौन सा है? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? देखो ये 38, तो हम सबसे पहले 38 लिखेंगे। उसके बाद 38 से बड़ा नंबर देखो कौन सा है? 38 के बाद क्या आएगा? 39 नहीं है, 40, तो 40 लिख लेंगे। 40 से बड़ा नंबर कौन सा होगा? 41, तो हम यहाँ पे 41 लिख लेंगे। 41 के बाद कौन सा नंबर है? 42, तो हम यहाँ पे 42 लिख लेंगे। 42 के बाद कौन सा नंबर है? ये है 43, तो हम 43 लिख लेंगे। 43 के बाद यही है 44 लिख लिया, और 44 के बाद लास्ट में क्या बचा? ये 45। तो इसको हमने अरेंज कर लिया। अरेंज करने के बाद अब आप इसको गिनोगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ टर्म। हिंदी में आप लिखोगे कुल पदों की संख्या। कैठो नंबर हैं, तो देखो ये है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। और 7 कैसा नंबर होता है? ऑड नंबर, जिसको आप लोग हिंदी में विषम संख्या बोलते हो, विषम संख्या। तो ऑड नंबर के लिए मीडियन निकालने का तरीका ये होता है, देखो मीडियन ना, जब पदों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म ऑड में हो, तो उसके लिए मीडियन, जिसको मैं MD लिखता हूँ शॉर्टकट में, ये निकालने का तरीका ये होता है, जितने नंबर ऑफ टर्म होते हैं, ये जो 7 लिखा ऊपर ना, नंबर ऑफ टर्म को हम n से दिखाते हैं ना, n से। जितने नंबर ऑफ टर्म होते हैं उसमें एक बढ़ा लीजिए, उसको इवन नंबर बना लीजिए। भाई n तो कैसा है? ऑड है, 1 जोड़ के इवन बना लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक, ऐसा करने पर जो टर्म बनेगा n+1/2th टर्म, जो टर्म बनेगा वही मीडियन माना जाएगा। तो चलिए वैल्यू पुट करके देखते हैं अपन। n की जगह क्या रखना हमको? 7+1/2th टर्म, जो भी टर्म बन रहा है वही हमारा मीडियन हो जाएगा। 7+1 यानी क्या? 8/2th टर्म, और 8/2th टर्म का मतलब क्या है? 4th टर्म। ये तो 4th टर्म हम गिन लेते हैं। चौथा टर्म कौन सा है? जो भी नंबर चौथे टर्म में लिखा होगा वही मीडियन होगा। तो यहाँ से गिनना आप स्टार्ट करिए। देखो ये है पहला टर्म, ये है दूसरा टर्म। अरेंज करने के बाद गिनना है ना, ऊपर वाले को नहीं गिन लेना क्वेश्चन को। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा और ये चौथा। तो चौथे टर्म पर जो नंबर लिखा होगा वही मीडियन माना जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंस 4th टर्म इज 42, देयरफॉर मीडियन MD इज इक्वल टू 42। ये हमारा आंसर हो गया इसका। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है हमारा, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री। अब इसको थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे। दोनों एंगल हमारे इर्रेगुलर एंगल हैं, टेबल में आने वाले एंगल नहीं हैं। तो इनकी वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे? देखो ना, एक हमको क्या दिया है? साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री। हम दोनों में से किसी एक एंगल को चेंज कर लेंगे। देखो जब भी ऐसे एंगल दिखें क्वेश्चन में जो हमारे टेबल में नहीं आते, इर्रेगुलर एंगल, तो आप तुरंत समझ जाइए ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का केस आ गया है। तो किसी एक को 90 - थीटा की लैंग्वेज में लिख लीजिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, देखो इसको तो मैं यही रहने देता हूँ, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस ये वाले एंगल को 75 डिग्री को हम चेंज कर लेंगे। इसको हम किस लैंग्वेज में लिखेंगे? 90 - थीटा की लैंग्वेज में। कॉम्प्लीमेंट्री का केस आ गया। एंगल देख के आप पहचान जाओगे। अगर एंगल, ध्यान से देखो, अगर एंगल ये वाले नहीं हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हमारे टेबल में आते हैं ये सब एंगल, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में। अगर ये एंगल हैं तब तो डायरेक्ट आप वैल्यू उठा के रख दोगे टेबल से। और अगर इनके अलावा कोई एंगल है तो समझ जाओ कॉम्प्लीमेंट्री का केस आ गया, यानी ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। कॉम्प्लीमेंट्री का केस आ गया तो उसको आपको किस लैंग्वेज में लिखना रहता है? 90 - थीटा की लैंग्वेज में। तो इस 75 डिग्री को मैं 90 - क्या लिख दूं कि 75 डिग्री मेंटेन रहे? 90 में से कितना घटा दूं कि एंगल यही बना रहे 75 डिग्री? तो आप सबको पता है 90 में कितना घटाना पड़ेगा? 15। तो ये किस लैंग्वेज में आ गया? 90 - थीटा। फिर ये हमने लिखा साइन स्क्वायर 15 डिग्री। अब देखो साइन के सामने 90 दिख रहा है, साइन के सामने
90 दिख रहा है, 90 के सामने अगर साइन आया तो साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लग जाएगा और ये थीटा साथ में चिपक जाता है। ठीक, अब देखो ये वाला एंगल दिखा और ये वाला एंगल, दोनों एंगल सेम हो गए। अब ये है, यहाँ पे हम लिखते हैं देखो, सिंस वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। ये अपन जानते हैं, ये आइडेंटिटी मैं यूज़ कर रहा हूँ, पहली आइडेंटिटी। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम है, यहाँ साइन स्क्वायर हो यहाँ कॉस स्क्वायर हो और दोनों का सम हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1। आप कंपेयर कर लो, देखो साइन स्क्वायर 15 डिग्री, थीटा कितना दिखा 15, यहाँ भी थीटा कितना दिख रहा है 15, यहाँ पर साइन स्क्वायर है यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, बीच में प्लस है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एक बार और लिख देता हूँ मैं, साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक, ये हमारा आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन देखो, ए लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 8,5 एंड 10,6, देन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। हमको स्लोप निकालना है और हमको 2 पॉइंट्स दिए हैं, गिवन 2 पॉइंट दिए। एक पॉइंट को मैं ए फॉर एप्पल मान लेता हूँ, इसका एड्रेस है 8,5 और दूसरे पॉइंट को मैं बी फॉर बॉल मान लेता हूँ और इसका एड्रेस है 10,6। और हमको ये लाइन, अब सपोज़ ये कहीं पर भी होगी, कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर हम बना के बताना चाहें तो थोड़ा सा इसको टाइम लग जाएगा बताने में, लेकिन फिर भी देखो जल्दी से पहले हम इसको लोकेट करते हैं ना। ये होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक, तो एक्स में हमको कितना जाना है, मैक्सिमम 10 तक जाना है, तो हम थोड़ी सी इस लाइन को लंबा कर लेते हैं और ऐसे ये, और यहाँ पर हम इसको मार्क कर लेते, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गया, 9 10, ये 10 हो गया। y पर हमको कितना जाना है, मैक्सिमम 5 और ये 6, तो पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ बना लेते हैं 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। ठीक है, अब ये पहला पॉइंट देखते हैं, 8,5 कहाँ होगा, x की तरफ 8, तो x की तरफ 8 वाला जो है हमारा वो ये वाली लाइन है। ऐसे आपके ग्राफ पेपर में लाइन होती है, यहाँ से जाती है, हर जगह से जाती है, मैं सिर्फ काम की चीज़ बना दे रहा हूँ। और y कितना होना चाहिए, 5 वाली लाइन y से ऐसे जाती है, ये दोनों लाइन यहाँ पे मिलती हैं ये। ठीक है, ये कौन सा एड्रेस हो गया हमारा 8,5 और इस पॉइंट का नाम क्या रखा है मैंने a, तो पहला पॉइंट तो हमको ये मिल गया। b कहाँ मिलेगा, देखो b 10 है और ये 6। अब ये देखो थोड़ा सा हौच पौच हो सकता है, यहाँ पे ये हो गया और 10 वाली लाइन ऐसी गई होगी यहाँ 10 से ऐसे। ठीक, तो ये हमको कॉमन पॉइंट मिलता है ये वाला। ये कौन सा पॉइंट है हमारा b और इसका एड्रेस है 10,6। तो एक लाइन जो यहाँ से पास होती है वो कौन सी लाइन होगी, जो इन दोनों से पास होती है, इन दोनों पॉइंट से ऐसे। ठीक, तो समझने के लिए काफ़ी है ये लाइन मैंने बना दिया। ये ऐसे आगे भी आई होगी, आगे ऐसे गई होगी, सीधी लाइन है ये, ऐसे इमेजिन करना कहीं से ये गई होगी आगे की तरफ। ठीक, ये वाली वो लाइन है जिसकी बात हम कर रहे हैं और ये 2 पॉइंट उसने हमको बता दिया है, ये रहा एड्रेस और इसका एड्रेस ये रहा। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए तो हमने मिला के लाइन बना। अब हमको ये बताना है इसका स्लोप कितना होगा। स्लोप, तो देखो बच्चों, जब पॉइंट्स दिए रहते हैं तो स्लोप निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है। आप चाहें तो जाके इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 6 में देख सकते हैं। स्लोप जिसको हम m से दिखाते हैं, इसका फार्मूला होता है सीधा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब आप कहोगे x1 y1 क्या, x2 y2 क्या है, तो आपको जो पॉइंट्स 2 ठो दिए हैं इसमें से आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान लीजिए। तो मैं इसको ना x1 मान लेता हूँ और इसको y1, क्योंकि पहले x लिखते हैं फिर y, और इसको मैं x2 मान लेता हूँ और इसको y2, बस वैल्यू पुट कर देते हैं। y2 देखो किसको माना मैंने 6 माइनस y1 कितना 5 डिवाइडेड बाय x2 किसको माना है मैंने 10 और माइनस x1 कितना 8, 6 में से 5 गया 1 और 10 में से 8 गया 2, 1/2 क्या चीज़ बन गया, स्लोप। ज़्यादा और एग्जैक्ट आंसर देना है तो 1/2 को डिवाइड कर दो, दिस इज़ 0.5, तो 1/2 को आप आंसर मानेंगे, दिस इज स्लोप ऑफ द लाइन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। ठीक है, वर्ग समीकरण, इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं और ये हमको क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x इक्वल टू 0। इसमें तीसरा टर्म गायब है। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे बच्चों देखो c वाला टर्म है ही नहीं, मतलब 0 है, नहीं दिख रहा ना कांस्टेंट वाला नंबर।
नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आपको क्या करना है, इसकी कितनी वैल्यू निकलेगी x की, जितना मैक्सिमम पावर होता है उतनी आपकी x की वैल्यू निकलेगी। तो देखो इसमें भी x है, इसमें भी x है, हम x को कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ x का स्क्वायर है, मतलब 2 ठो x था, एक x निकल गया तो अंदर एक x बचा, यहाँ से x चला गया तो 9 बस बचा इक्वल टू 0। अब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होगा, जब या तो x इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा। x इक्वल टू 0 तो हमको यही चीज़ देगा, x इक्वल टू 0, और ये 9 उधर भेज दिए तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 हमको क्या देगा, x इज इक्वल टू 9। ये रही x की दो ठो वैल्यू, यही सॉल्यूशन है इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है, इसके लिए आपको बता दें ये चैप्टर नंबर 14 का क्वेश्चन है, प्रूफ ऑफ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। और जितने बच्चे 2021 का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा, वो इस क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही कट गया है। लेकिन 2021 के अलावा कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इस क्वेश्चन को जरूर बनाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो अपन बनाते हैं। देखो, प्रूव दैट 6n + 13 इज एन ऑड इंटीजर। इसको प्रूव करना है हमको कि ये जो नंबर दिया है ना 6n + 13, ये कैसा नंबर है, ऑड इंटीजर। ऑड यानी क्या, विषम संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होती। और मैंने पहले ही 2018 के तीनों सेट में ऐसा एक क्वेश्चन आया है जिसमें मैंने समझाया है कि इवन नंबर को कैसे लिखते हैं, सम संख्या को कैसे दिखाते हैं और विषम संख्या को कैसे दिखाते हैं। जस्ट एज ए रेफरेंस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा नज़र मारिएगा यहाँ पे। देखो, कोई भी x को अगर मैं एक नंबर मान लेता हूँ, एक नंबर अगर मैं x मान लेता हूँ, तो हम ये नहीं बता सकते कि ये इवन नंबर है या ऑड नंबर। ये कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी। तो ये इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है। लेकिन किसी भी नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमेशा कौन सा नंबर बन जाएगा, इवन नंबर। आप चेक करके देख लो, पहले ही हमने ये डिस्कस कर लिया है। और किसी भी इवन नंबर में आप चाहे 1 प्लस कर दो या किसी भी इवन नंबर में 1 घटा दो, सम संख्या में चाहे तो 1 जोड़ दो और चाहे 1 घटा दो, ये हमेशा क्या बनता है, ऑड नंबर बनता है। ये ऑड बनाने का तरीका हो गया। तो हमको इसको यही प्रूव करना है बच्चों कि ये क्या है, ऑड नंबर है। तो ठीक, चलो देखो इसको अपन प्रूव कैसे करेंगे ना, इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो डायरेक्ट हम इसका विधिवत बनाएंगे। देखो कैसे विधिवत बनाते हैं ना। सबसे पहले आप गिवन लिखो, गिवन इंटीजर। हमको कौन सा इंटीजर दिया गया है, हमको दिया गया है 6n + 13। और अपने को क्या प्रूव करना है, हम इसको लिखेंगे टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, हमको प्रूव ये करना है कि 6n + 13 को क्या प्रूव करना है, इज एन ऑड इंटीजर। इसको हमको ऑड इंटीजर प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ, अब प्रूफ कैसे देंगे अपन, प्रूफ देने का तरीका देखो। सबसे पहले हम ये नंबर लिखते हैं 6n + 13। हमको ना किसी भी नंबर को ऑड नंबर दिखाने के लिए इस फॉर्मेट में लेके आना है, दोनों में से कोई एक फॉर्मेट आप ले आए तो ये प्रूव हो जाएगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 6n, और ये जो 13 है हमारा 13, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 + 1। समझ आ रही बात, ये 13 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 + 1। समझ आई बात, इसको हम मिटा देते हैं। 13 को अपन क्या लिख सकते हैं, 12 + 1। अब 12 + 1 ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या बनाना है बच्चों, देखो 2 बाहर में दिखना चाहिए, इस x के साथ मल्टीप्लाई में 2 दिखना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो इसमें से तो 2 मैं कॉमन निकाल सकता हूँ ना। 6 में भी 2 होता है, 12 में भी 2 होता है। 6 में कहाँ से 2 होता है, 2 × 3 लिख सकते हो, 12 को 2 × 6 लिख सकते हो। तो 2 हमने कॉमन निकाला तो 6n में क्या चीज़ बचेगा, 3n। मल्टीप्लाई करा के देखो, और 12 में से 2 निकालेंगे तो इसमें क्या बचेगा, 6, और ये 1 हो गया। अब देखो ये वाला जो नंबर बना, ये वाला नंबर, इसको कुछ भी हम मान सकते हैं, इसको हमने मान लिया x, ठीक है, और ये +1 लिख दिया। तो ये किस फॉर्मेट में आ गया बच्चों, देखो आ गया ना 2x - 1 के फॉर्मेट में। तो देखो यहाँ पे समझो इसको, हमने जो ऊपर बनाया यहाँ पे देखो हमारा ये जो फॉर्मेट बन गया, ये कौन सा फॉर्मेट है, ऑड नंबर का। अब आंसर कैसे लिखेंगे उसको समझो ना। देखो आंसर हम लिखेंगे कि ये जो चीज़ है, सिंस 3n + 6, ये कोई इंटीजर होगा, इंटीजर यानी कोई नंबर। 3n + 6 इज एन इंटीजर, और इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई हो जाए, किसी भी इंटीजर में 2 का मल्टीप्लाई हो जाए तो ये क्या बन जाता है, इज एन इवन नंबर बन जाता है। और किसी भी इवन नंबर में, यहाँ लिख देते हैं एंड, किसी भी इवन नंबर में 3n + 6, 2 × 3n + 6 क्या चीज़ है, इज एन ऑड
नो नो नो, यहाँ मुझे +1 भी करना है। किसी इवन नंबर में अगर 1 जोड़ दें हम, किसी भी इवन नंबर में अगर मैं 1 जोड़ दूँ तो ये क्या बन जाता है, ऑड नंबर। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी चीज़ को तो हमने क्या लिख लिया है, x, तो ये क्या बन गया 2x + 1। और यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं वेयर x को हम किसकी जगह पर माने हैं, 3n + 6, तो ये आप लिख सकते हो। ये हमारा आंसर हो गया, दिस इज़ एन ऑड नंबर। उम्मीद है क्वेश्चन समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x - 1 इज़ ए फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, चलो k की वैल्यू हमको निकालनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम गिवन को लिखेंगे। हमको क्या दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया है और इस पॉलिनोमियल का नाम px है और ये पॉलिनोमियल है x² + kx + 2 और फैक्टर हमको बता दिया गया है। ये फैक्टर थ्योरम का क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 से। फैक्टर हमको क्या बताया गया है, x - 1, दिस इज़ फैक्टर। और k की वैल्यू निकालने के लिए हमको बोला गया है। अब थोड़ा सा समझो इसको ना, फैक्टर किसको बोलते हैं। जैसे एक नंबर है 12, समझ रहे हैं, एक नंबर है 3, तो क्या 3 12 को डिवाइड कर सकता है, आंसर है हाँ। तो ये 3 जो है ना, जो इसको पूरी तरह से डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर कुछ भी नहीं छोड़ेगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो ये 3 क्या कहलाएगा, फैक्टर। इस तरह से 12 की हम बहुत सारे फैक्टर लिख सकते हैं, जैसे 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा। इतने सारे नंबर हैं जिनसे 12 डिवाइड हो जाता है, पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। इनमें से कोई भी नंबर अगर 12 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा, 0, यानी पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा 12। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, फैक्टर्स। इनको आप एलसीएम से निकाल सकते हैं, 12 का एलसीएम निकालोगे तो सारे नंबर आपको दिख जाएंगे। तो फैक्टर का मतलब समझ में आया। फैक्टर ऐसे नंबर को बोला जाता है जिससे जब डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या बचे, 0। तो ये फैक्टर है बच्चों। देखो किसका फैक्टर है, इस दिए हुए पॉलिनोमियल का। तो अगर ये फैक्टर इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 0, क्योंकि ये फैक्टर है और फैक्टर हमेशा पूरी तरह से डिवाइड करता है, तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो अगर मैं फैक्टर को, देखो अब यहाँ रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज़ होता है, फैक्टर को 0 के इक्वल करूँ, यानी x - 1 को 0 के इक्वल करूँ तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 1। और इस x की वैल्यू को उठा के पॉलिनोमियल में रख दूँ अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर शेषफल प्रमेय पढ़ें आप लोग ना, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम हमको ये बताता है कि फैक्टर को 0 के इक्वल करो और जो भी x की वैल्यू आए उसको आप दिए हुए पॉलिनोमियल में रख दो, बिना डिवाइड किए आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। हम जान रहे हैं कि जब भी आप इसको रखोगे तो आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखो एट x = 1 पॉलिनोमियल जो है p ऑफ x उसकी वैल्यू कितनी आनी है, 0 आनी है। समझ रहे हैं, ये ऐसा होगा भाई। देखो फैक्टर को जब भी 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालोगे और उसको जब भी पॉलिनोमियल में रखोगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 0, क्योंकि ये रिमाइंडर ही आता है निकल के और रिमाइंडर 0 होता है जब भी फैक्टर से डिवाइड करते हैं। तो हम क्या करते हैं, p ऑफ x की वैल्यू यहाँ पे रख लेते हैं, x² + kx + 2 = 0 और x की वैल्यू हमको कितनी पुट करनी है, 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 पुट कर दीजिए। ये है k, x की जगह 1 + 2 = 0, 1 का स्क्वायर 1, k × 1 k + 2 = 0। बाकी इधर लिख देते हैं 1 + k + 2 = 0, 1 और 2 मिल करके क्या हो गए, 3 + k = 0 और k = 3 उधर जा करके -3 हो गया। तो k की वैल्यू निकल आई, कितनी आई, k की वैल्यू -3। दिस इज अवर आंसर। उम्मीद है समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नोट करेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो हमको वर्ग समीकरण दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट का हमको नेचर बताना है, स्वभाव बताना है कि इसका रूट जो है, रूट बोलते हैं x की वैल्यू को, क्या तो x की वैल्यू आएगी इसकी जितना इसका मैक्सिमम पावर है। तो x की जो वैल्यू आने वाली है, निकालना नहीं है वैल्यू, जो वैल्यू आने वाली है उसका स्वभाव बताना है, नेचर, कि वो कैसा होगा। तो सबसे पहले अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं। ये दिया हुआ हमको 4x² - x + 1 = 0। और नेचर ऑफ रूट बताने के लिए हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है, ठीक है। और डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पहले हम छोटी सी चीज़ पहले लिखेंगे। इसको जो क्वेश्चन में हमको
क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसको कंपेयर करना है, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और वो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जब आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर करोगे तो x² के सामने जो नंबर दिख रहा है वो a होगा, x के सामने जो नंबर दिख रहा है वो b होगा, यानी -1। पूरे साइन के साथ आपको लेना है ना, साइन के साथ आपको लेना है, -1 दिख जाएगा। इतनी छोटी सी चीज़ तो आप समझ सकते हो। c की जगह आपको 1 दिख जाएगा। और नेचर ऑफ रूट बताने के लिए, फॉर नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम d से दिखाते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, b² - 4ac, ठीक है। इसको हिंदी में विभेदक बोलते हैं आप लोग डिस्क्रिमिनेंट को। तो b² - 4ac निकालो, b कितना है -1, तो ये हो गया -1 का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू है 4 रख दिए, c की वैल्यू है 1 रख दिए, 1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव 1 ही होगा, ये हो गया 4 4 16, और ये क्या मिलेगा हमको, -15। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसी आई, निगेटिव। ये डिस्क्रिमिनेंट कहाँ दिखता है, तो आंसर है जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालते हैं फार्मूला मेथड से, ये -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। तो ये b² - 4ac ही डिस्क्रिमिनेंट है जो रूट के अंदर फंसता है। और रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो रूट सॉल्व नहीं होता। अगर ये सॉल्व नहीं होगा तो x की वैल्यू नहीं आएगी, सॉल्व नहीं हो पा रहा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी। इसलिए आंसर में आप क्या लिखोगे, आंसर में आप लिखोगे रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजिनरी, आभासी, क्योंकि आगे इसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे ना। ये हमारा आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और हमारा क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और इसको जल्दी से बनाते हैं। चलो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, हमको कौन सा फिगर दिया है, हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। एक कलिंदर को जब आप काटोगे, ठीक है, ऐसे आधी कटोरी, इसको हेमिस्फीयर बोलते हैं। ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका रेडियस हो गया। रेडियस हम निकाल लेंगे चूँकि हमको डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर d इज इक्वल टू क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस r अपने को क्या मिलेगा, डायमीटर को हाफ कर देंगे, कितना हो गया ये, 5 सेंटीमीटर। और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ये कितना होता है, तो आंसर याद रखिएगा, ये जो पोर्शन है कर्व सरफेस एरिया, ये कितना होता है हेमिस्फीयर के लिए, कर्व सरफेस एरिया ये होता है 2πr²। और ये एक सर्कल यहाँ पे होता है, तो इस सर्कल का एरिया भी हम लेते हैं, और इस सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²। दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया के लिए हमको क्या करना है, देखो 2πr² प्लस πr², दोनों को जब आप जोड़ेंगे, देखो ये 2 ठो πr² है, ये 1 ठो πr² है, टोटल कितना हो गया, 3πr²। वैल्यू पुट करेंगे 3 × 22/7, r कितना निकाला है, 5, तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस खाली इसको मल्टीप्लाई करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 22 × 5 तो 25 हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा ऊपर मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे 1650 डिवाइडेड बाय 7, और जब आप 7 से इसको डिवाइड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 235.71। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 235.71 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है, ये हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आप समझ गए होंगे। अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी मैं कर देता हूँ कैलकुलेशन में तो आप उसको सुधार लेंगे, अच्छे से उसको कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो जब इसको आप आधे से काट के आधी कटोरी बनाओगे तो ये टोटल सरफेस एरिया भी आधा हो जाता है, 2 से डिवाइड करोगे 2πr²। मैंने ठीक लिखा कर्व सरफेस, और ऊपर का एरिया लेंगे, ये एरिया ऑफ बेस, तो ये होता है सर्कल का एरिया πr², दोनों मिला के टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाता है, 3πr²। कैलकुलेशन में अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ी होती है तो आप उसको सुधार लेंगे। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है समझ गए होंगे।
तो सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हमको यहाँ पे करना है, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि इसके अलावा जो 11 से 18 तक के क्वेश्चन हैं वो ऑलरेडी हम सेट ए में कर चुके हैं और वही सारी चीज़ें रिपीट होंगी सेट बी और सेट सी में। तो सिर्फ हम बी और सी में 10-10 क्वेश्चन ही करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो सबके साथ शेयर करो और इस वीडियो को भी लाइक करो। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।